मैं अतुल सिंह राजपूत स्टडी एडवांस लॉजिक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम वर्ल्ड जियोग्राफी में विश्व भूगोल में पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मेटल घनत्व उसका क्या है, प्राथमिक तरंगे, भूकंप से रिलेटेड इसकी आंतरिक भाग जो हैं, पृथ्वी के सीमा, सियाल और निफे इशारे क्या होते हैं, और पृथ्वी के भूगर्भिक चीज़ों को भी जानने का प्रयास करेंगे। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें रेड वाले बटन को दबाकर, और फिर ये बेल आइकॉन को दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें, जिससे कि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी मुख्यतः अप्रत्यक्ष स्रोत पर आधारित है, क्योंकि पृथ्वी की जो संरचना के आंतरिक स्तर तक पहुंचना दूर तक संभव नहीं है। इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी देने वाले साधनों को हम 2 वर्गों में विभक्त करते हैं। किन वर्गों में? 2 वर्गों में विभक्त करते हैं। नंबर 1 है अप्राकृतिक साधन जो आर्टिफिशियल सोर्स हैं, और दूसरा है प्राकृतिक साधन जो नेचुरल सोर्स हैं। तो हम पहले अप्राकृतिक साधन आर्टिफिशियल सोर्स की बात करते हैं, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताएंगे हमें। तो वैसे तो हम पृथ्वी की जो संरचना है हम ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 किलोमीटर तक ही जा सकते हैं। अगर हम खनन या खदानों में जाएं तो हम पृथ्वी के आंतरिक भागों में 5 से 6 किलोमीटर तक ही जा सकते हैं। धरातल से पृथ्वी के केंद्र की जो दूरी है वो है 6371 किलोमीटर। तो 6371 किलोमीटर जाना संभव नहीं है खुदाई द्वारा। तो इसलिए पहले हम आर्टिफिशियल सोर्स के बारे में जानेंगे। आगे देखते हैं आर्टिफिशियल सोर्स क्या कौन कौन से हैं इसके बारे में। घनत्व, पहले डेंसिटी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.52 है, जबकि जो भूपर्पटी जो क्रस्ट है, भूपर्पटी कौन सा है? क्रस्ट। तो इसका जो औसत घनत्व है इसे क्रस्ट बोलते हैं। ये जो बाहरी लेयर होती है इसे क्रस्ट बोलते हैं, ये जो लिखा है ना क्रस्ट बोलते हैं। और ये जो पार्ट है इसे मेटल बोलते हैं, और अंदर वाले भाग को कोर बोलते हैं। और ये इनर कोर है, आंतरिक कोर, ये अपर कोर इसे बोलते हैं। अभी हम आपको इनका डिवाइडेशन करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह, ये अभी एक टुकड़ा निकाल लिया गया है, तो हमारा आंतरिक भाग कैसा दिखेगा उसके बारे में बता रहे हैं। तो आगे देखते हैं। अगर घनत्व, हाँ डेंसिटी के बारे में जानते हैं। घनत्व क्या है कि पृथ्वी का जो जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाते हैं पृथ्वी में, बाहर से हम क्रस्ट से लेकर मेटल से कोर से इनर कोर, जो अंदर की तरफ जैसे जैसे जाते हैं तो घनत्व बढ़ता जाता है। ठीक, घनत्व क्या होता है? जैसा कि हम बता चुके हैं, घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन का होता है। ठीक, अगर किसी वस्तु की द्रव्यमान जितनी बढ़ेगी उतना ही घनत्व बढ़ेगा, और आयतन कम होगा तो घनत्व जो है बढ़ेगा फिर भी। ठीक, घनत्व आयतन बढ़ेगा तो घनत्व जो है कम होगा। ठीक, अगर हम इसके घनत्व संबंधी विभिन्न प्रमाण से यह निष्कर्ष निकलता है, जब आंतरिक भागों में जाते हैं तो घनत्व बढ़ता जाता है। तो घनत्व संबंधी विभिन्न जो प्रमाण है से यह निष्कर्ष हमें प्राप्त होता है कि जो कोर का घनत्व है ऊपरी चट्टानों के घनत्व से कई गुना अधिक है। ये पदार्थ समान आयतन के जल से कम 11 से 12 गुना अधिक भारी हैं। जो अंदर का भाग है यह बहुत अधिक घनत्व का है, मतलब इसका घनत्व जो है बहुत अधिक, डेंसिटी, क्योंकि दाब भी होता है इस इनर भाग पे, तो घनत्व बहुत अधिक होता है। वास्तव में हम जैसे जैसे केंद्र की ओर जाते हैं तो पदार्थों का घनत्व जो है वो बढ़ता जाता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी के केंद्र का जो कोर होता है वो लोहे का बना है।
क्योंकि लोहे का जो घनत्व होता है वह 8 होता है, लेकिन जो केंद्र है, केंद्र का पृथ्वी के केंद्र में जो दाब भी पड़ता है तो 2.3 मिलियन वायुमंडलीय दाब है, के कारण लोहे का जो है आयतन जो है वह बढ़ जाता है, जिससे घनत्व भी लगभग, अगर लोहे का घनत्व 8 है तो इसका घनत्व अगर दाब बढ़ा दिया जाए तो यह 11 से 12 लगभग हो सकता है। तो इसका इनर भाग लोहे का बताया गया फिलहाल घनत्व के हिसाब से। आगे देखते हैं दबाव। अगर हम प्रेशर क्रिएट करते हैं, प्रेशर से क्या है, कोर से अधिक घनत्व के संबंध में चट्टानों का भार का जो दबाव होता है उससे संदर्भ लिया गया है। यदि दबाव बढ़ने से घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, अभी बताया ना। किंतु क्या होता है कि चट्टानों की अपनी एक सीमा है, जिससे अधिक वो घनत्व नहीं बढ़ा सकते, मतलब जिससे अधिक वो दबाव नहीं डाल सकते। चाहे जितना दबाव डाल दिया जाए, लेकिन एक सीमा होती है कि उससे ज़्यादा घनत्व नहीं बढ़ सकता। तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग में दबाव को नापने के लिए उसी इकाई का प्रयोग किया जाता है जो हम बाहर ऐसे नापते हैं, जैसे जो वायुमंडलीय इकाई है, तो उसी हिसाब से। और तीसरा एक और है, तीसरा है तापमान, टेम्परेचर के हिसाब से। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के नीचे जाने पर अगर हम 32 मीटर चलते हैं तो पृथ्वी के आंतरिक भाग का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि पहले जो 100 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक मतलब 12 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। जो 100 किलोमीटर जाने पर अंदर 12 डिग्री सेल्सियस की, कितने डिग्री सेल्सियस की, 12 डिग्री सेल्सियस की। और उसके बाद 300 किलोमीटर अंदर जाने पर प्रत्येक किलोमीटर पर कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, 2 डिग्री सेल्सियस। मतलब जैसे जैसे इसका, वैसे बताया नहीं, अभी बताए थे अभी 6371 जो इसकी त्रिज्या है। अगर हम टोटल भाग की बात करें तो इसका व्यास जो है वह 12,800 के लगभग है, ठीक। तो उससे निकाल सकते हैं हम। तो जो 300 भाग है अभी हम क्रस्ट में ही हैं। अगर हम इसके जो इस क्षेत्र की बात करते हैं, चलिए आगे हम बहुत सारी बातें करेंगे। पहले हम ये अप्राकृतिक जो साधन है, आर्टिफिशियल जो है, इसके बारे में मैंने बता दिया। घनत्व, दबाव और टेम्परेचर के हिसाब से हम अनुमान लगाते हैं, ठीक, कि इसका आंतरिक पृष्ठ जो है कैसा होगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे थोड़ा क्लियर कट नहीं मिल पाता है। अभी हम आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्राकृतिक साधन जो नेचुरल हैं, ठीक, इसकी बात करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले एक प्राकृतिक साधन है ज्वालामुखी, लेकिन यह भी 60 किलोमीटर तक ही हमको जानकारी दे सकता है बस। यह क्या है कि पृथ्वी के किसी भाग में जो ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो पृथ्वी के जो भाग में गर्म एवं तरल लावा बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से बाहर रिलीज होता है, ठीक। तो कहीं न कहीं जो है गहराई में कहीं न कहीं ऐसी परत अवश्य है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, मतलब तरल फॉर्म में है, तभी तो ये अंदर से बाहर, ये मतलब इसका मतलब कि कहीं न कहीं से ये लावा तो निकल रहा है, इसका मतलब इसके नीचे कहीं न कहीं भाग में गर्मी अवश्य है। तो इससे हम ये अंदाजा लगाते हैं अर्धतरल अवस्था में। ज्वालामुखी के उद्गार से भी पृथ्वी के आंतरिक बनावट के संबंध में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिल सकती, क्योंकि ज्वालामुखी का आंतरिक भाग जो है यह लगभग बताया ना 60 किलोमीटर अधिकतम जो कि हाईएस्ट हो सकता है। बाकी इससे हम पूरी जानकारी नहीं ले सकते कि पृथ्वी का आंतरिक बनावट कैसी होगी। पृथ्वी जिसकी त्रिज्या हम बताए ना 6371 या 70 किलोमीटर है, तो हम इतने क्रस्ट वाले ही भाग को सिर्फ जान पाते हैं। फिर मेटल आगे बात करते हैं तो आगे आप सबको क्लियर हो जाएगा क्या है ये, ठीक है। भूकंप विज्ञान के, हाँ, ये साक्ष्य जो हैं ये इंपॉर्टेंट साक्ष्य है, जिसके अनुसार हम पता लगा सकते हैं कि भूकंप लहरों का जो पहले जानते हैं, भूकंप की जो मापते हैं हम,
ये सिस्मोग्राफ से ना मापते हैं। किससे? सिस्मोग्राफ से। एक यंत्र होता है सिस्मोग्राफ यंत्र जो होता है, इससे हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। यह ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है। सिर्फ यही एक ऐसा साधन है जिससे हम पृथ्वी के जो आंतरिक भाग हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं और स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं। पृथ्वी की विभिन्न जो भूकंपीय लहरों का व्यवहार होता है हर एक लेयर पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना और संगठन के संबंध में अत्यधिक प्रमाण प्रस्तुत करता है। भूकंप की घटना के समय जो है विभिन्न प्रकार की जो लहरें उत्पन्न होती हैं, अभी हम वेव की बात करेंगे, जैसे पी वेव है, एस वेव है और एल वेव है। इसे प्राइमरी बोलते हैं, इसे सेकेंडरी बोलते हैं और इसे लैंड वेव बोलते हैं, मतलब ये धरातली वेव होता है, सरफेस वेव। तो इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। आंतरिक संरचना के संगठन के संबंध में अत्यधिक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो भूकंप की घटना के समय विभिन्न प्रकार की उत्पन्न लहरों को सामान्यतः हम 3 पार्ट में जो डिवाइड किए हैं, अभी इन्हीं पार्टों में हम डिवाइड करते हैं। तो हम पी वेव के बारे में जानते हैं। जो पी वेव होता है, प्राथमिक वेव बोलते हैं जिसे, तो यह लहर जो है ध्वनि तरंगों के अनुरूप होती है। ध्वनि तरंगे, ध्वनि, ठीक, ध्वनि तरंगे जो अंतर्गत तरंगे होती हैं, इसमें पदार्थ के कण जो हैं गति की दिशा में ही प्रदोलित होते हैं। जिस दिशा में गति कर रही है उसी दिशा में प्रदोलित होते हैं। इसकी गति सभी तरंगों की गति से तेज होती है और दूसरी इसकी खास बात यह होती है कि इसकी गति घने एवं ठोस चट्टानों में और अधिक तीव्र हो जाती है। इसका जो घने और तीव्र चट्टान जो होते हैं वहां पर इसकी डेंसिटी बहुत तेज होती जाती है चट्टानों में, मतलब ठोस भाग में। कुल मिला के ठोस भाग जो होता है वहां पर डेंसिटी और अधिक बढ़ जाती है। और सभी प्रकार के जो चट्टान होते हैं इनकी गति जो है वो इसके आने पर धरातल ऊपर नीचे होने लगता है और इसीलिए इसे पी वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी वेव्स बोलते हैं। अब हम सेकेंडरी वेव्स की बात करते हैं, जिसे द्वितीयक लहरें बोलते हैं या एस वेव बोलते हैं। ये लहरें एक प्रकार से जल तरंगों की भांति होती हैं और इसमें पदार्थ के कणों की गति लहर की दिशा के प्रति जो समकोण डिग्री बनाती है, एक प्रकार से समकोण कोण का टाइप में बनाती है। और एस वेव का खास बात यह है कि यह जो है तरल भाग में गायब हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में जो है ये गायब हो जाता है। ये वेव्स जो हैं लिक्विड फॉर्म में अविचलित मतलब चल नहीं सकते और इन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। और इसे अनुदैर्ध्य है, जो बोला नहीं अभी कि ये तरंगे जो हैं हवा के समान होती हैं। और अबे आगे जानते हैं एल वेव्स जो होती हैं, ये धरातली जो लहरें धरातल के ऊपर ही सीमित रह पाती हैं, भूगर्भ में ये प्रवेश नहीं कर पाती। इसके आने पर लंबे समय तक जो है प्रदोलन होता रहता है और भूकंप की तरह इसको हम एल के से डिफाइन करते हैं। भूकंप लहरें जो हैं केंद्र से चलकर अधिकेंद्र जो हैं, अभी हम बताते हैं आपको। चलिए अच्छा, इसके बारे में पी एस वेव्स, एस पैटर्न और पी पैटर्न क्या होता है। जब जहाँ से यह सेंट्रिक पॉइंट उठता है, जहाँ से भूकंप की उत्पन्न होता है, वहाँ से यह रेखाएं जो हैं धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं, ठीक, पृथ्वी के अन्य भागों में जाती हैं, ठीक। वेव्स जो उत्पन्न होती हैं तो ये एस वेव हैं। एस वेव अभी बताया ना कि ये यहाँ से गायब हो जाती है क्योंकि इसका कोर जो है लिक्विड फॉर्म में है, तरल है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसी से हम अनुमान लगाते हैं कि इसका जो केंद्र है या कोर है यह तरल है, क्योंकि यहाँ पर एस वेव हैं।
एस वेव्स जो हैं ये यहाँ पर गायब हो जाती हैं आके, और इसका जो ये पार्ट होता है इसे एस वेव शैडो जोन बोलते हैं। शैडो जोन अभी क्या होता है? शैडो जोन वो क्षेत्र होता है जहां पर तरंगे नहीं पहुंच पाती, भूकंपीय तरंगे जो हैं जहां पर नहीं पहुंच पाती, वह जोन जो है शैडो जोन, छाया प्रदेश के नाम से जानते हैं उसे। भूकंपीय तरंगे एस वेव जो हैं लिक्विड फॉर्म में गायब हो जाती हैं। अब पी वेव और एस वेव दोनों, पी वेव क्या होती हैं, ये लिक्विड फॉर्म में गायब तो नहीं होती, लेकिन इनका जो अपवर्तनांक है जो बदल जाता है, मतलब दिशा बदल जाती है। इससे क्या होता है कि इनका रोटेशन जो है, दिशा जो है चेंज हो जाती है। और इसमें जो पी वेव और एस वेव दोनों को इसमें कंबाइन किया गया है। इसमें दोनों को हर एक कलर से, ये ब्लैक डॉट वाले जो हैं ये एस वेव हैं, और जो रेड डॉट वाले हैं ये पी वेव हैं। ठीक, तो ये जो पी वेव हैं देखो क्रॉस कर गए, मतलब इनर कोड को भी क्रॉस कर गए, लेकिन हल्का सा अपवर्तनांक के कारण ये है कि अपनी दिशा से चेंज हो गए हैं। तो यह भी, इससे हम अनुमान यह लगाते हैं कि इसका जो इनर पार्ट है वो जितने किलोमीटर पे गायब हुए हैं, इससे हम किलोमीटर का अंदाजा लगाते हैं, और इसका जो फॉर्म है वो लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए हम कंफर्म, इससे हम जान पाते हैं कि यह फॉर्म जो इसका इनर कोड है वह लिक्विड में है, तरल है। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह तरल है, इससे हम यह जान पाते हैं। और यह जोन जो है, यह शैडो क्षेत्र भी हम बताते हैं। इसका जो यह जोन है, यह शैडो जोन बोलते हैं। इसे 103 डिग्री से लेकर 150 डिग्री तक होता है, लगभग 103 डिग्री से लगभग 150 डिग्री, जहां से भूकंप उठता है, और उससे लेकर 103 डिग्री से 150 डिग्री तक भूकंप की वेव वहां नहीं पहुंच पाती। मतलब ये वेव जो हैं, यहाँ कोई भी भूकंप नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तरंगे नहीं पहुंच पाएंगी। ठीक, 103 से 150 डिग्री तक जहां भूकंप उठती है वहां से। आगे जानते हैं, भूकंपीय लहरों की गति में भिन्नता के आधार पर हम पृथ्वी के आंतरिक भागों को तीन जोन हैं उनमें बांटते हैं। एक भूपर्पटिक, जिसे क्रस्ट बोलते हैं, मेंटल और कोर, इन तीनों भागों में हम डिवाइडेशन करते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्रस्ट है, ऊपरी भाग। ठीक, जहां पर हम लोग रहते हैं वो ऊपर का भाग जो है वो क्रस्ट कहलाता है। उसके नीचे का भाग जो है वो मेटल, तो मेटल को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक ये अपर मेटल है और ये लोअर मेटल है। ठीक, और उसके नीचे क्या होता है, ये मेटल है, ये मेटल और ये क्रस्ट हो गया, और नीचे का ये है, ये कोर हो गया। ठीक, ये आउटर कोर है, ये बाहरी कोर है, और ये इनर कोर है। देखिए ये दिया गया है, इसकी त्रिज्या जो है 6370, और ये जो ये कोर है, यह केंद्र से ऊपर से अगर हम जाएं तो 5150 किलोमीटर पर हमें इनर कोर मिलता है। और जो यह इनर कोर और लोअर मेटल के बीच का जो क्षेत्र होता है वह 2900 किलोमीटर लगभग है। कितना? 2890 किलोमीटर। आगे देखते हैं, जैसा कि हम डिवाइडेशन कर चुके हैं, इसमें आपको समझ में आएगा काफ़ी अच्छे से। देखिए, हम पृथ्वी का जो आंतरिक भागों को डिवाइड करते हैं तो उसमें हम इन सभी चीज़ों को देखेंगे, जिसमें हम पहले सीआर की बात करेंगे कि ये जो भूपर्पटी क्रस्ट है, क्रस्ट जो यह ऊपरी परत है, जैसा कि हम पिछले दिखा चुके हैं, भूपर्पटी की औसत जो मोटाई होती है, भूपर्पटी की जो औसत मोटाई हो 30 किलोमीटर मानी गई है। फिर भी जो स्रोत के अनुसार हम 100 किलोमीटर मान लेते हैं, या कितना मानते हैं हम? 100 किलोमीटर। जैसा कि अभी ये देखिए वीडियो में देख रहे हैं, इसकी जो औसत मोटाई है यह 100 किलोमीटर है, मान लेते हैं 100 किलोमीटर। तो जो भूपर्पटी का जो ऊपरी भाग में जो पी लहरें होती हैं, जो पी तरंगे होती हैं,
इनकी जो गति होती है वह 6.1 किलोमीटर पर सेकंड की होती है, और इसके जो नीचे भाग होता है, ये वाला भाग जो है, यहाँ पर इसका वेव जो है 6.9 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। तो ऊपरी क्रस्ट का जो औसत घनत्व है, इसका घनत्व की बात कर लेते हैं। इसमें घनत्व जो है 2.8 है, और इसका जो नीचे वाला घनत्व वो 3 है। तो हम घनत्व के जो दाब में अंतर है, तो इसी कारण हम ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को हम डिवाइड करते हैं, और इनके बीच के घनत्व का जो असंबद्धता है, असंबद्धता क्या होता है? डिसकंटिन्यूटी है असंबद्धता। जब किसी क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र अलग होता है तो उसके बीच का जो क्षेत्र होता है वह असंबद्धता क्षेत्र कहलाता है। तो यह जो कोनार्ड असंबद्धता है, यह कौन कौन से क्षेत्र के बीच का है? ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट, अपर क्रस्ट, ये देखिए अपर क्रस्ट है और निचला क्रस्ट है। जो कोनार्ड असंबद्धता, इसे याद करना होगा, ये जरूरी है। अगर हम मेटल की बात करते हैं, अभी मेटल में आते हैं, तो मेटल का जो निचले आधार पर जो भूकंपीय लहरों की गति होती है वो अचानक वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इनकी गति है, जैसे अभी बताया ना 6.1 किलोमीटर पर सेकंड की है, यहाँ पर क्या होता है कि इनकी गति जो है 7.9 से लगभग 8.1 किलोमीटर हो जाती है, किलोमीटर पर सेकंड की गति से हो जाती है। तो यहाँ पर भी एक डिसकंटिन्यूटी है। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है, अगर हम ऊपरी क्रस्ट की बात करें और इसके हम ऊपरी मेटल की बात करें, ये क्रस्ट के और ऊपरी मेटल के बीच के जो क्षेत्र होता है, यह मोह असंबद्धता होता है। मोह असंबद्धता। अब मोह असंबद्धता, इसका नाम कैसे पड़ा? इसका नाम जो है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मोहोरोविकी। तो इन्हीं के नाम पर हम इनके सम्मान में हम मोह असंबद्धता बोलते हैं। मोह असंबद्धता से लगभग 2900 किलोमीटर जो है गहराई तक मेटल का विस्तार होता है। जैसा कि हमने दिखाया है, यह 2900 किलोमीटर तक हम ऊपर से लेकर, हम इस क्षेत्र से लेकर यह 2900 किलोमीटर तक क्षेत्र तक इसका जो विस्तार है। ठीक, अगर हम सबसे मेन पॉइंट की बात करें तो इसका जो क्षेत्र है, यह पृथ्वी के आयतन का जो है लगभग 83% है। यह क्षेत्र सिर्फ मेटल वाला क्षेत्र, और इसका हम अगर द्रव्यमान की बात करें तो यह द्रव्यमान जो है 68% है। कितना? 68%। कौन सा क्षेत्र? मेटल वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? मेटल का क्षेत्र जो है वह आयतन का, पृथ्वी के संपूर्ण आयतन का 83% है, और संपूर्ण द्रव्यमान का 68% सिर्फ मेटल है पृथ्वी के इस भाग में। ठीक, अब मोह असंबद्धता ये 200 किलोमीटर तक है लगभग ये जोन, और हम अगर इसके नीचे जाते हैं तो ये रेप्टी असंबद्धता, यहाँ पर भी गति में चेंजेज आते हैं, इसलिए हम इसको डिवाइडेशन करते हैं। तो यहाँ पर रेप्टी असंबद्धता आती है। ये जिसे ऊपरी मेटल और निचले मेटल को हम डिवाइड करते हैं, तो ऊपरी मेटल और निचले मेटल के बीच की जो संबद्धता होती है रेप्टी मेटल बोलते हैं। पहले हम ऊपर मेन डिवाइड कर देते हैं। देखिए, क्रस्ट और मेटल के बीच का जो असंबद्धता होती है, डिसकंटिन्यूटी होती है, उसे मोह असंबद्धता बोलते हैं। फिर मेटल और कोर के बीच का जो असंबद्धता होती है उसे गुटेनबर्ग असंबद्धता बोलते हैं। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। अब क्या है कि क्रस्ट को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, और मेटल को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, और कोर को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ये जो ब्लू से लिखा गया है, कोनार्ड असंबद्धता, रेप्टी असंबद्धता और लेहमैन असंबद्धता, इन तीनों को याद करना है। ये 3 जो हैं, ये मेटल को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, और लेहमैन जो है कोर को 2 भागों में डिवाइड करता है। कोनार्ड जो है यह क्रस्ट को 2 भागों में डिवाइड करता है। अभी क्या है कि इसको याद कैसे करें? अच्छा देखिए, निफे
हाँ, यही जो कोर वाला भाग होता है निफे। अब निफे जो है यह निकिल और फेरस का बना होता है कोर, इसीलिए हम इसे निफे बोलते हैं, इसे सीमा बोलते हैं। सीमा क्यों बोलते हैं? ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम का होता है, और जो ऊपरी क्रस्ट भाग होता है उसके नीचे का भाग जो होता है वह सियाल होता है। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम का, इसीलिए हम इस भाग को सियाल बोलते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6370, जिनमें से 2900 किलोमीटर तक मेटल है और उसके नीचे वाले भाग तक कोर है। कोर में कौन सा है? निफे है। ठीक, इसमें इनर कोर है और बाह्य कोर। इसको दोनों को भागों को हम डिवाइड करते हैं लेहमैन आसंबद्धता से। अगर हम मेटल और कोर को डिवाइड करें तो यह गुटेनबर्ग आसंबद्धता है, इसे याद कर लेना। अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। तो ये अभी हम बताए ना कि ये क्रस्ट क्षेत्र है, ठीक, ये सियाल है, फिर सीमा है और निफे है। अब जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं तो इनका जो है घनत्व देखिए बढ़ता जा रहा है। बाहरी जो ये सियाल है मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना, तो यहाँ पर घनत्व जो है 2.75 से 2.9 तक होता है, 90 तक। और उसके बाद क्या होता है? सीमा में 2.90 से लेकर 4.75 तक होता है, और उसके आंतरिक भाग में जो है 4.75 से 12 तक होता है। तो इस तरह हम इन डिवाइडेशन को डिवाइड करते हैं। ठीक, सियाल का अभी हम बताए ना सिलिकॉन एल्युमिनियम, ठीक, सीमा का सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है, और निफे जो होता है निफे निकिल और फेरस मतलब होता है लोहा। निकिल क्या होता है? निकिल। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन लगाते हैं तो आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए, पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एल्युमिनियम है। सबसे जो प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है तो वह एल्युमिनियम है। धरातल में मोह आसंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? मोह आसंबद्धता की गहराई कितनी है? तो वह 30 किलोमीटर है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में जो मेंटल होता है कि नीचे क्रोड होता है, ठीक, में से किस एक में से बना होता है? तो क्रोड अभी बताया ना, निफे, निकल और फेरस मतलब होता है लोहा। फेरस मतलब लोहा। अगर यहाँ निकल भी ऑप्शन होता है तो निकल को हम लगा देते। वलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल का। किसका है? पर्वत निर्माणकारी बल का। मिश्रित धातुएं और सिलिकेट से बनी धरती की परत कहलाती है सियाल की। सिलिकॉन और एल्युमिनियम की। गुटेनबर्ग असमर्थता पृथ्वी के किन दो परतों को बीच है? तो मेटल और कोर के बीच। अगर हम गुटेनबर्ग असमर्थता, अभी मोह असमर्थता की बात करें तो मोह असमर्थता जो है वह क्रस्ट और मेटल के बीच का क्षेत्र है। क्रस्ट और मेटल के बीच का क्षेत्र है। आगे देखते हैं, स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर तक है? 100 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो मेटल को। पृथ्वी का 83 अभी आगे आता है। मेटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो इसमें अभी हम बोले थे ना, तो सीमा क्या है? सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितने प्रतिशत मेटल है? तो द्रव्यमान का 68% है और आयतन का 83% है। कितना? आयतन 83% है। मोह असंबद्धता स्थित है कहाँ पर? क्रस्ट और मेटल के बीच का क्षेत्र है। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? क्या है? सीमा है। ऊपर सबसे सियाल है,
फिर सीमा है, फिर निफे है, तीसरी परत। इन 3 परतों में पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ जो है वो निकेल है। निकेल और फेरस है। फेरस को लोहा बोलते हैं। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था। उनके विभाजन में नहीं है। क्या नहीं है? देखो, सियाल भी है, सीमा भी है और निफे भी है, तो सब स्टैंड नहीं है। स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। जो बाहर का भाग है वो पृथ्वी का बाह्य पपड़ी। स्थल मंडल की मोटाई भूकंप तरंगों के आधार पर कितने मापी गई है? यह 100 किलोमीटर मापी गई है। निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? तो पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को, जो पृथ्वी का जो क्रस्ट क्षेत्र था, ऊपर वाला क्रस्ट क्षेत्र जो था, इसके सबसे निचले वाले भाग, मतलब ये 200 किलोमीटर के लगभग था, इस भाग को बेरिस्फीयर बोलते हैं। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। 1 डिग्री बढ़ने पर 32 मीटर बढ़ने पर 1 डिग्री टेम्परेचर की वृद्धि होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसने किया था? ग्रांट ने किया था। आगे देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत जो है वह भूकंप विज्ञान से ही प्राप्त होती है। सियाल, सीमा, निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? किसने किया था? किस वैज्ञानिक ने? स्वेस ने किया था। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित में से किसका सही क्रम है? अगर हम पृथ्वी का धरातल है तो इसके अंदर का पार्ट क्या है, इसके अंदर का पार्ट क्या है? तो सबसे ऊपर जो है क्रस्ट में सियाल है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, फिर सीमा है, फिर निफे है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? सियाल। फर्स्ट ऑप्शन सियाल, सीमा, निफे। ठीक, तो 1 2 3 कहाँ पर है? ये ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सियाल में ग्रेनाइट, नीस जैसी चट्टाने की प्रधानता होती है। हाँ, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ग्रेनाइट जो है, यह नीस, ठीक, ये सारी चट्टानें जो है पाई जाती है पृथ्वी के ऊपरी क्रस्ट पर। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट और गैब्रो जैसी चट्टानों से होती है। एकदम सही। क्रोड में निकेल, लोहा, निफे जो है वो निकेल और लोहा ही है, तो इंपॉर्ट सारे सही हैं। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है? तो बेसाल्ट जो चट्टानें पाई जाती है वो सीमा में पाई जाती हैं। अभी ये देखिए, लिखा है सीमा का निर्माण जो है बेसाल्ट के गैब्रो चट्टानों से होता है। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है? तो निफे भाग में होती है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वमान्य जो है, सबसे ऊपरी परत जो है वह सियाल है, और जिस वैज्ञानिक दिया था वह स्वेस वैज्ञानिक थे। आगे क्वेश्चन देते हैं। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो कोर में जो है लोहा और निकेल की, जिसे निफे बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य हमें ढूंढना है। तो महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। एकदम सही है। महाद्वीप बेसिन में बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है। हाँ, सीमा वाले क्षेत्र में जो है बेसाल्ट, जो मेटल वाला क्षेत्र है। कोर में बेरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। जो कोर को है बेरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, ये भी सही है। पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68%, आयतन का 83% है, और द्रव्यमान का 68% जो है वह मेटल से प्राप्त है। तो यह गलत होगा, ये उल्टा लिख दिया गया है इसमें। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है? दबाव है और रेडियो एक्टिव विखंडन भी है। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीप भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? तो पहले परतदार होता है, फिर ग्रेनाइट होता है, फिर बेसाल्ट होता है। भूप्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही आरोही क्रम, तो सबसे ज्यादा भूपटल पर ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा। लगभग 46% ऑक्सीजन होता है, लगभग 27% सिलिकॉन होता है,
8% एल्युमिनियम होता है, 5% लोहा होता है। तो इसके साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। आई थिंक आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस उसके बगल का जो बेल आइकन है उसमें ऑल सेलेक्ट करें, जिससे कि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.